वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस अफेयर्स। जीएस अफेयर्स के 3 मार्च की करेंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। तो देखेंगे प्रमुख टर्म करेंट अफेयर्स की। तो प्रथम है, दिव्यांग शिल्पकार को बढ़ावा देने वाले एकम मेला का शुभारंभ किया गया है। तो एकम मेला का शुभारंभ किया गया है, कहाँ किया गया है, किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है, आगे हम देखेंगे। तो नई दिल्ली में हस्तशिल्प एवं दिव्यांग शिल्पकारों एवं उद्यमियों को उत्पादक को बढ़ावा देने के लिए एकम मेला का शुभारंभ किया गया है। तो यह नई दिल्ली में किया गया है। जो दिव्यांग शिल्पकार है उससे उद्यमियों को उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एकम मेला का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। इस प्रदर्शनी व मेले का आयोजन राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त विकास निगम यानी नेशनल हैंडीकैप्ड फिनांस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत किया जा रहा है। तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है मिनिस्ट्रियल, किस मिनिस्ट्री के द्वारा किया जा रहा है, तो मिनिस्ट्री का नाम है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत। कहाँ किया जा रहा है, तो नई दिल्ली में किया जा रहा है। एवं क्या क्या किया जा रहा है, तो एकम मेले का उद्घाटन किया जा रहा है। चलते हैं आगे। अतुल्य भारत की वेबसाइट और मोबाइल ऐप को 3 नई भाषाओं में किया गया लॉन्च। तो अतुल्य भारत की वेबसाइट और मोबाइल ऐप को 3 भाषाओं में लॉन्च किया गया है। तो देखते हैं कौन कौन भाषा एवं कहाँ लॉन्च किया गया है। तो पर्यटन और संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, ये मिनिस्ट्री को याद रखिएगा, संस्कृति मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल, द्वारा नई दिल्ली में अतुल्य भारत वेबसाइट और मोबाइल ऐप जिसका नाम है बहुभाषी, ये मोबाइल ऐप है जिसका नाम है बहुभाषी, अलग अलग भाषा संस्करण को लॉन्च किया गया है। अतुल्य भारत वेबसाइट और मोबाइल ऐप के इस नए संस्करण को 3 नई भाषा चीनी, अरबी, स्पेनिश में लॉन्च किया गया है। ये भाषा को ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये आएगा क्वेश्चन में कि बहुभाषी मोबाइल ऐप के थ्रू इनमें से कौन सा भाषा नहीं दिया गया है। तो दिया रहेगा हिंदी, अरबी, चीनी, स्पेनिश। तो उसका सही आंसर होगा हिंदी, क्योंकि ये विदेशी भाषा तीनों किया गया है जिसमें हिंदी को छोड़कर चीनी, अरबी, स्पेनिश को दिया गया है। तो प्रहलाद सिंह पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री है। नई दिल्ली में उनका अतुल्य भारत वेबसाइट और मोबाइल ऐप बहुभाषी को अलग अलग भाषा में लॉन्च किया गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट में है, सरकार ने दरवाजे तक डीजल पहुंचाने के लिए फ्यूल हम सफ़र ऐप लॉन्च किया है। तो फ्यूल हम सफ़र ऐप को लॉन्च किया है किसके लिए, दरवाजे तक डीजल पहुंचाने के लिए, ये सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो किस मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्री स्वतंत्र प्रभार संतोष गंगवार ने नई दिल्ली में आवासीय सोसाइटी, होटल और अस्पतालों के दरवाजों तक डीजल पहुंचाने के लिए फ्यूल हमसफ़र मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। तो ये मोबाइल एप्लीकेशन है फ्यूल हमसफ़र, इसको डाउनलोड करके देखिएगा, लॉन्च किया गया है। इस ऐप का इस्तेमाल गुरुग्राम, गाज़ियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, हापुड़, कुंडली, मानेसर तथा बहादुरगढ़ स्थित विभिन्न एनसीआर शहरों में आवासीय सोसाइटी, होटल, अस्पताल, मॉल, निर्माण स्थल, उद्योग, बैंक्वेट और डीजल के अन्य थोक खरीदारों को ईंधन वितरण सेवाओं के लिए किया जाएगा। तो ये मुख्य रूप से एनसीआर में रहने वाले व्यक्तियों एवं उनसे संबंधित अस्पताल, होटलों एवं मॉल में सुविधा उपलब्ध होगा। तो 21 मंत्रालय के द्वारा किया गया है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, जो श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं संतोष गंगवार के द्वारा नई दिल्ली एवं एनसीआर के सोसाइटियों में किया गया है। फ्यूल हमसफ़र का मोबाइल ऐप का लॉन्च किया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। उपरोक्त समाचारों से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है, तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। नेक्स्ट है, अमित शाह ने कोलकाता में एनएसजी रीजनल हब परिसर का उद्घाटन किया है। तो एनएसजी का रीजनल हब परिसर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो अमित शाह के द्वारा किया गया। कहाँ किया गया है, तो कोलकाता में। कोलकाता में ममता बनर्जी का सरकार है। गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी का रीजनल हब परिसर का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य बहादुर एनएसजी जवानों को उपयुक्त सुविधाएं उपलब्ध कराना है, साथ ही उन्हें एनएसजी के लिए कोलकाता, मानेसर, चेन्नई और मुंबई में 245 करोड़ रुपये की मूल्य की
विविध कल्याणकारी परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया जाएगा। तो अनेक सारे कार्यों का शिलान्यास के लिए मतलब 245 करोड़ उनके द्वारा दिया गया है। किसके लिए? तो अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में कोलकाता में एनएसजी का रीजनल हब खोला है, रीजनल हब का उद्घाटन किया है। तो कहाँ किया गया है? तो पश्चिम बंगाल में। किन के द्वारा? तो अमित शाह के द्वारा क्या किया गया है? तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो एनएसजी होते हैं उनको रीजनल हब का उद्घाटन किया गया है। बस इतना ज़्यादा याद हो गया तो इतना बहुत है। और देखिए जगदीप धनखड़ हैं जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं एवं ममता बनर्जी वहाँ का सीएम है। अब चलते हैं कुछ इंटरनेशनल समाचारों के सुर्खियों में। तो चीन इस महीने की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद बैठक करेगा अध्यक्षता। इस बार किसने करेगा संयुक्त राष्ट्र की अध्यक्षता? तो चीन के द्वारा अध्यक्षता किया जाएगा। चीन को भुलाना नहीं है। अभी चीन जहाँ से कोरोना स्टार्ट हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए चीन मार्च 2020 में होने वाली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेगा। चीन ने सभी पक्षों के साथ एकजुटता और सहयोग को मजबूत करने का संकल्प के साथ अध्यक्षता ली है। साथ ही इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए संरचनात्मक भूमिका निभाने में परिषद की जिम्मेदारी पूरी तरह सुनिश्चित करना भी है। ये ससुरे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मुहैया क्या करवाएगा? ये तो ससुराल हाहाकार मचाया हुआ है हर जगह। इधर लड़ाई दक्षिण चीन सागर में पूरा इसी के चलते हुआ है। तो और इसको अध्यक्षता करेगा शांति और सुरक्षा के लिए। ज़रा देख रहे हैं आप लोग, शांति और सुरक्षा के लिए इन्होंने चीन अध्यक्षता करेगा। लेकिन हम लोग को पढ़ना है भारतीय परिषद की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया जाएगा? तो चीन के द्वारा किया जाएगा। कब किया जाएगा? तो मार्च 2020 में होने वाली अध्यक्षता किया जाएगा चीन के द्वारा। फिर नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा में ई विधान प्रक्रिया लागू हो गई है। तो ई विधान प्रक्रिया कहाँ लागू हुई है? तो अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा में। तो अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट का राज्य है। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा ने केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए ई विधान प्रक्रिया लागू किया है। तो डिजिटल जो इंडिया है उसको बढ़ावा देने के लिए अरुणाचल प्रदेश के द्वारा ई विधान परिषद लागू किया गया है, जहां ई विधान होता है इलेक्ट्रॉनिक रूप से संचालित विधान को, जिसमें अब सदन की प्रत्येक कार्यवाही बिना कागज़ के इस्तेमाल की जाएगी। उसमें डिजिटली रूप से होगा, जिसमें कागज़ जिसको पेपरलेस कहते हैं वो पेपरलेस मुख्यतः से हो जाएगा। जो भी होगा डिजिटली माध्यम से होगा। ई विधान परियोजनाओं की लागू होने के साथ साथ विधायक विधानसभा से संबंधित सभी जानकारी, व्यवसाय की सूची और सदन की कार्यवाही से संबंधित प्रश्न और अन्य दस्तावेज अपने लैपटॉप और टैबलेट या कंप्यूटरों के माध्यम से देख या पढ़ सकेंगे। सभी अपने अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के द्वारा, यानी लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल या जो भी हो, टैबलेट हो, जो भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से पेपरलेस होने वाला है। तो पेपरलेस हो जाएगा तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के माध्यम से वो देख पढ़ लेगा एवं सुन लेगा। नेक्स्ट है आयकर ICAR ने पतंजलि बायो रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है। तो आयकर ने किसके साथ हस्ताक्षर किया है? तो पतंजलि के साथ हस्ताक्षर किया है, पतंजलि बायो रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ। तो नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने हरिद्वार स्थित पतंजलि जैव अनुसंधान संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। MOU के अंतर्गत राष्ट्रीय हित में देश के विभिन्न कृषि पारिस्थितिकी तंत्र के लिए आवश्यक अस्थायी कृषि विकास से संबंधित सहयोगी अनुसंधान कार्यक्रमों पर काम करने के लिए विशिष्ट कार्य योजनाएं विकसित की जाएगी। तो विभिन्न कार्य के विकसित करने के लिए नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद हरिद्वार में पतंजलि के साथ इन्होंने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो केंद्रीय कृषि एवं विज्ञान कल्याण मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर हैं जो कृषि मंत्री हैं। ICAR का मुख्यालय कहाँ है? तो ICAR का मुख्यालय नई दिल्ली में है एवं इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुआ था। 1929 वही है जहाँ जब लाहौर अधिवेशन हुआ था, जहाँ पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी प्रथम बार। अब नेक्स्ट है भारत ने आर्मेनिया के साथ
40 मिलियन USD के साथ सौदे पर हस्ताक्षर किया है। तो आर्मेनिया देखिए, आर्मेनिया और अजरबैजान में जब युद्ध हुआ था, काफ़ी चर्चा में था नागोर्नो कराबाख को लेकर के। जिस तरह भारत पाकिस्तान के बीच में जम्मू कश्मीर को लेकर के वाद विवाद होते रहता है, उसी तरह आर्मेनिया और अजरबैजान में नागोर्नो कराबाख के बीच में युद्ध हुआ था भूमि विवाद के तौर पर, जिस तरह भारत पाकिस्तान में होता रहता है उसी प्रकार। तो उस पर न ध्यान देते हुए चलते हैं अभी के न्यूज में जो छाया हुआ है। भारत ने आर्मेनिया के साथ 40 मिलियन USD रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। किसके साथ हस्ताक्षर किया है? तो आर्मेनिया के साथ। तो भारत ने यूरोप में आर्मेनिया को 4 विदेशी निर्मित रडार हथियारों का पता लगाने में सक्षम, जो रडार होता है जो हथियारों को अपने सक्षम में होता है, मतलब रडार के द्वारा ही पता लगाया जाता है कि हमारा लड़ाकू विमान किस एरिया में है और कहाँ है, आपूर्ति करने की रक्षा सौदा किया है। वह सौदा $40 मिलियन यानी अमेरिकी डॉलर का है। सरकार ने यह कदम देश की रक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उठाया है। यह सौदा रक्षा क्षेत्र की मेक इन इंडिया कार्यक्रम के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। तो किसी हम देश को इस क्षेत्र में बढ़ाते हैं तो मेक इन इंडिया यानी हम लोग भारत में निर्मित वस्तुओं को किसी को निर्यात करते हैं तो मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलता है। तो भारत ने आर्मेनिया के साथ ही ऐसा किया है। तो आर्मेनिया की राजधानी कहाँ है? तो आर्मेनिया की राजधानी एरेवान है। आर्मेनिया के मुद्राई है, तो आर्मेनियाई मुद्राई जो है आर्मेनिया की, उसकी मुद्रा का नाम है आर्मेनियाई दरम। तो आर्मेनिया की राजधानी एरेवान एवं उसकी करेंसी जो है आर्मेनियाई दरम है। नेक्स्ट है विश्व उत्पादकता कांग्रेस का 19वां संस्करण 45 वर्षों बाद बेंगलुरु में किया जाएगा। तो विश्व उत्पादकता जो कांग्रेस से 19वां संस्करण यानी 45 वर्ष बाद भी किया गया है, तो ये ध्यान में रखिएगा, बेंगलुरु में किया गया है। विश्व उत्पादकता कांग्रेस या वर्ल्ड प्रोडक्टिविटी कांग्रेस का 19वां संस्करण इस साल 6 से 8 मई तक कर्नाटका के बेंगलोर में आयोजित किया जाएगा। किस जगह पे आयोजित किया जाएगा? कर्नाटका के बेंगलोर में किया जाएगा। विश्व उत्पादकता कांग्रेस भविष्य के उत्पादकता ग्रोथ को आकार और उत्पादक विकास के लिए दुनिया में आयोजित किया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मेलन है। 19वें विश्व उत्पादकता कांग्रेस का विषय इंडस्ट्री 4.0 इनोवेशन एंड प्रोडक्टिविटी है। मेन रूप से इसका थीम भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि ये काफ़ी दिनों बाद हो रहा है। तो इसका थीम याद रखिएगा, इंडस्ट्री 4.0 इनोवेशन एंड प्रोडक्टिविटी है। किसका थीम है? तो विश्व उत्पादकता कांग्रेस या वर्ल्ड प्रोडक्टिविटी कांग्रेस का थीम है इस बार यानी 2021 का। अब आगे देखते हैं वर्ल्ड इन्फेडरेशन ऑफ प्रोडक्टिविटी साइंस का मुख्यालय कहाँ है? तो मॉन्ट्रियल में कनाडा में है एवं इसकी स्थापना 1669 में हुई थी। 1669 में हुआ था एवं इसका मुख्यालय कनाडा में है, जहाँ मॉन्ट्रियल में कनाडा में है। तो आगे देखते हैं, इसी दिन ISRO इसरो की स्थापना हुआ था, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है और इसका प्रमुख के सिवान है, यानी 15 अगस्त 1969 को इसरो का भी स्थापना हुआ था। अब चले भुवनेश्वर की ओर। भुवनेश्वर में पहले खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल का समापन हुआ है। तो विश्वविद्यालय खेल का समापन कहाँ हुआ है? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हर एक सप्ताह या हर एक मंथ में चर्चा में रहते हैं। उड़ीसा के भुवनेश्वर में खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल संपन्न हो गए हैं। इन खेलों में चंडीगढ़ पंजाब विश्वविद्यालय ने 17 स्वर्ण, 19 रजत तथा 10 कांस्य पदक सहित कुल 46 पदक जीतकर चैंपियन ट्रॉफी अपने नाम किया है। तो चैंपियन ट्रॉफी किसको मिला है? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय को। टोटल 17 स्वर्ण, 19 रजत एवं 10 कांस्य पदक सहित 46 पदक जीतकर वो चैंपियन ट्रॉफी अपने नाम कर लिया है। साथ ही इन खेलों में सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय दूसरे और पटियाला का पंजाब विश्वविद्यालय तीसरे नंबर पर है। तो सर्वप्रथम याद रखिएगा, प्रथम नंबर पर है जो चंडीगढ़ पंजाब विश्वविद्यालय है। आगे हैं उत्कल दिवस या उड़ीसा। विश्व
प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को मनाया जाता है। यह उत्कल दिवस मनाया जाता है 1 अप्रैल को। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक हैं एवं वहाँ का राज्यपाल गणेशी लाल हैं। तो नेक्स्ट है विश्व वन्यजीव दिवस यानी बर्ड लाइफ डे 3 मार्च को, यानी आज के दिन ही बर्ड लाइफ डे ही मनाया जाता है, यानी विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में 3 मार्च को मनाया जाता है। तो विश्व स्तर पर हर साल 3 मार्च को विश्व यानी पृथ्वी पर मौजूद वन्य जीवों और वनस्पतियों की सुंदरता और विविधता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। उनकी सुंदरता एवं जागरूकता विविध को बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। वन्यजीव दिवस का उद्देश्य विश्व स्तर पर वन्यजीवियों के संरक्षण की दिशा में जागरूकता, सहयोग और स्वयं समन्वय स्थापित किया जाता है। मतलब किस प्रकार उनको आगे बढ़ाते रहना चाहिए, इस जागरूकता के लिए हर एक बार 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस साल जो वन्यजीव दिवस का थीम रहा है जो सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ रहा है, पृथ्वी पर सभी का जीवन बनाए रखना इस बार वन्यजीव का थीम था। तो इसका थीम इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है विश्व हेयरिंग दिवस यानी वर्ल्ड हेयरिंग डे 3 मार्च को ही मनाया जाता है। तो आज के दिन ही हेयरिंग डे भी मनाया जाता है। विश्व स्तर पर हर साल 3 मार्च को बहरेपन और सुनवाई की हानि को रोकने के लिए और दुनिया भर में कान और सुनने की क्षमता को देखभाल को बढ़ावा देने के लिए उनके बारे में जागरूकता फैलाने के प्रयासों पर विश्व हेयरिंग दिवस यानी वर्ल्ड हेयरिंग डे मनाया जाता है। वर्ष 2020 के विश्व हेयरिंग दिवस का थीम था हेयरिंग फॉर लाइफ, डोंट लेट हेयरिंग लॉस लिमिट यू। तो हेयरिंग विश्व का 2020 का ये थीम है। थीम काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। हर एक वर्ल्ड लेवल का जो प्रोग्राम होता है, हर एक वर्ल्ड लेवल का जो डे होता है उसका थीम काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो नेक्स्ट है उत्तराखंड के ऋषिकेश में आरंभ हुआ अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव। तो उत्तराखंड का ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन हुआ है। ये सब योग कर रहे हैं, करो योग रहो निरोग। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तराखंड के ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का शुभारंभ किया गया है। सप्ताह भर चलने वाले इस कार्यक्रम में 11 देशों के योग शिक्षक और चिकित्सक हिस्सा ले रहे हैं। तो अन्य 11 देश के योग शिक्षक इनमें एवं उनमें सप्ताह भर चलने वाला इस कार्यक्रम में शिक्षक एवं चिकित्सा हिस्सा ले रहे हैं। इस योग महोत्सव का आयोजन ऋषिकेश में हर साल 1 से 7 मार्च तक किया जाता है। यानी अभी चालू है, आज 3 मार्च है तो यहाँ पर चालू है। इसका उद्घाटन मेन रूप से याद रखिएगा त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा नहीं, वहाँ का मुख्यमंत्री के द्वारा नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जा रहा है। ये 100% चौंकाने वाला प्रश्न है। उत्तराखंड में हो रहा है इसलिए आप लोग लगेगा कि वहाँ के मुख्यमंत्री किया है, तो नहीं, ये याद रख लीजिएगा। अब टर्म ये हाईलाइट हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल 21 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है। ये योग दिवस को सभी तो पता है, इसमें 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा इसका महोत्सव को नहीं मनाया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ जो यूपी के सीएम हैं उनके द्वारा मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के राज्यपाल कौन हैं? तो बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट है केंद्र ने राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य को पारिस्थितिकी रूप में संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है। तो केंद्र के द्वारा चंबल अभयारण्य है उसे संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। तो देखते हैं इसके बारे में। भारत सरकार ने मध्य प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य को पारिस्थितिकी रूप में संवेदनशील घोषित कर दिया है, यानी इको सेंसिटिव जोन के रूप में इसे घोषित कर दिया गया है। किसको? तो राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य को घोषित किया गया है। गंगा डॉल्फिन का घर कहे जाने वाला और अत्यंत लुप्त प्रजाति घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध इस अभयारण्य यानी राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में घड़ियालों की कुल
75% आबादी पाई जाती है। टोटल घड़ियाल है उसका सर्वाधिक यानी 75% आबादी यही उद्यान में पाई जाती है, जिसका नाम है राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। यहाँ ही साथ ही यहाँ प्रवासी पक्षियों और ज़्यादा पानी में पाए जाने वाले गंगा डॉल्फिन का भी लगभग 180 प्रजातियाँ भी पाई जाती हैं। तो इसमें यही नहीं 180 प्रजातियाँ डॉल्फिन का ही पाया जाता है, इसीलिए इसे सेंसिटिव जोन में रखा गया है। तो मध्य प्रदेश में स्थित है चंबल अभयारण्य, जिसे इस बार इको सेंसिटिव जोन के रूप में रखा गया है। तो नेक्स्ट है, जम्मू शहर के ऐतिहासिक सिटी चौक का नाम बदलकर भारत माता चौक कर दिया गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। हर बार इस बार कहीं ना कहीं कोई स्टेशन चौक का नाम बदला ही जा रहा है धीरे धीरे। तो जम्मू कश्मीर का ये चौक है जिसका नाम था सिटी चौक, उसका नाम बदल के भारत माता चौक कर दिया गया है। यहाँ देखिए भारत माता चौक बुरा बजाबते से लिखा हुआ है। तो चलते हैं इसके बारे में देखते हैं। जम्मू और कश्मीर के पुराने जम्मू शहर के ऐतिहासिक सिटी चौक का नाम बदलकर भारत माता चौक कर दिया गया है। तो उसका काफ़ी हिस्टोरिकल चौक था, उसका नाम बदलकर भारत माता चौक कर दिया गया है। यह जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। यह फैसला भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले जम्मू नगर निगम द्वारा जनरल हाउस में इससे संबंधित प्रस्ताव पारित करके किया गया है। मतलब वह पारित करने के बाद ही किया गया है, किसी का नाम परिवर्तन होता है तो जम्मू कश्मीर में एक चौक था जिसका नाम बदलकर भारत माता चौक कर दिया गया है। नेक्स्ट है, कृषि मंत्री ने नई दिल्ली में पूसा कृषि विज्ञान मेला 2020 का किया उद्घाटन। तो पूसा कृषि विज्ञान मेला का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ है। तो देखते हैं, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री या ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली में पूसा कृषि विज्ञान मेला 2020 का उद्घाटन किया है। पूसा कृषि विज्ञान मेले में रबी फसल, फूलों और सब्जियों की संरक्षित खेती के लिए ICAR, IARI और अन्य संस्थानों द्वारा निजी कंपनियों द्वारा विकसित कृषि उपकरणों का प्रदर्शनी और बिक्री भी शामिल है। तो इसमें जितना भी निजी प्रकार का मशीनरी है एवं उसके प्रदर्शनी के रूप में कृषि कार्य में जो मेला लगा है उसमें उसका बिक्री किया जाएगा। सभी प्रकार का कृषि से संबंधित जो भी होगा, फसल, फूल, सब्जी, सभी के लिए वहाँ पर अन्य संस्थानों कंपनियों द्वारा विकसित कृषि उपकरणों की प्रदर्शनी और बिक्री भी शामिल है। तो ये सबसे अंतिम स्लाइड था। इसी के साथ इस सेशन आज करेंट अफेयर्स का सेशन को समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे कुछ नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।